हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, ईवोस अकेडमी पर मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। अब बात करते हैं आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम अपनी मॉडल पेपर सीरीज का दूसरा मॉडल पेपर है वो हल करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम की निकटता को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले की क्लास में बताया है कि ईवोस अकेडमी के द्वारा आप लोगों को 5 मॉडल पेपर है वो तैयार करके प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि आपकी 100% यानी कहने का मतलब 80 आउट ऑफ 80 अंक आने की संभावना बनती है। ऐसे पेपर्स है वो तैयार किए गए हैं। बात करते हैं इस पेपर की पीडीएफ के बारे में। तो ये जो पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो पहले आपको ये वीडियो अपने क्या है पेपर डाउनलोड करना है, उसके बाद में ये वीडियो देखना है ताकि आपको अपना पेपर समझने में आसानी रहे। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं, अपना मॉडल पेपर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बिल्कुल 80 आउट ऑफ 80 के बारे में बता दिया ना, वैसा ही पेपर आज भी होने वाला है। पीछे वाला पेपर जो था वो भी ऐसा ही था। अपने पास प्री बोर्ड पेपर नंबर 2 है, यहाँ पे 2 लगाने नहीं भूल गए, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना पेपर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे है, 3.25 घंटे का है, यानी 3 घंटे 15 मिनट, 80 नंबर का बिल्कुल पेपर बनाया है। तो जो सेक्शन ए है, जो सेक्शन ए है वो किससे संबंधित होने वाला है? वो सेक्शन ए आपके पास रीडिंग से संबंधित है भाई। ये रीडिंग क्या होती है? रीडिंग के बारे में बात करें तो रीडिंग जो होती है उसमें आपके पास 2 पैराग्राफ होंगे भाई। जो सेक्शन ए है उसमें 2 पैराग्राफ होने वाले हैं। दोनों पैराग्राफ के बारे में छोटी सी बात बता देते हैं, दोनों में अंतर क्या होगा। दोनों 8-8 अंक के होने वाले हैं, पीछे भी बताया मैंने। 8 अंक का प्रत्येक होने वाला। जो पहला आपके पास पैराग्राफ होगा, इसमें जो 8 क्वेश्चन है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये तो 8 अंक आपके पक्के हैं, 100% है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। देखो, अब आपको देखो पैराग्राफ के बारे में हल करने का तरीका बता देता हूं। आपको अर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। अर्थ आपको समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, आपको पैराग्राफ तेज गति से 2 या 3 मिनट में, 2 मिनट में पढ़ लोगे, है ना। 2 मिनट में रीडिंग करनी है। जैसे मैं बता देता हूं कैसे। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अनडिवाइडेड इंडिया, नॉर्थ वेस्ट की बात है अपने, यानी उत्तर पश्चिम की बात है, और अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है। जब भारत बिल्कुल अखंड भारत हुआ करता था, अपने पास पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, नेपाल, भूटान या आसपास के क्षेत्र, अफगानिस्तान वगैरह, ये भारत के हिस्से थे, वो अखंड भारत था उस समय। नियर पेशावर, पेशावर अभी अपने पास पाकिस्तान में है। देयर वाज द एंसेंट एंड द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। अच्छा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है। पैराग्राफ के बारे में मैंने बता दिया है। या तो अपने पास कोई महान अपने पास हस्ती हुई है उनके बारे में आएगा, या कोई अपने पास बढ़िया फेमस, जैसे अपने इमारत है, इमारत नहीं, जैसे विश्वविद्यालय, जैसे तक्षशिला की बात हो रही है। इसके बाद में दिस यूनिवर्सिटी वाज पर्टिकुलरली नोटेड फॉर साइंस, यानी साइंस के लिए नोटेड थी, स्पेशली मेडिसिन एंड द आर्ट्स। पीपल वेंट टू इट फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। द जातक स्टोरीज, जातक, ये जातक का होती है मैं बताता हूँ। जातक स्टोरीज आर फुल ऑफ द इंस्टेंसेस ऑफ सन्स ऑफ नोबल्स एंड द ब्राह्मण ट्रेवलिंग। इसके बाद में बात करें, अनअटेंडेड एंड द अनआर्म्ड टू तक्षशिला टू बी एजुकेटेड। प्रोबेबली स्टूडेंट्स केम फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये भी ध्यान में रखना, एंड अफगानिस्तान, ये भी है। एंड एज इट वाज द कन्वेंटली सिचुएटेड, इट वाज कंसिडर्ड एन ऑनर एंड द डिस्टिंक्शन टू बी ग्रेजुएट ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला से भाई अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक बार बाद में बात करता हूँ। फिजिशियंस हु हैड स्टडीड इन द स्कूल ऑफ द मेडिसिन वर हाईली थॉट ऑफ, एंड इट इज रिलेटेड that wherever Buddha felt unwell, his admirers brought to him a famous physician who had graduated from Taxila. बुद्धा की बात अभी। Taxila was thus a pre-Buddhist university. During the Buddhist period, it became also a center of Buddhist scholarship and attracted Buddhist students from all over India and across the border. बस इतनी तेज गति से आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद में जो आपके पास जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस पे आ जाओ। ये क्वेश्चंस तो मैं करवा देता हूँ, अगले के आप खुद करना भाई, है ना। उसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है, टारगेट ले रखा है 40 से 45 मिनट में अपना जो पेपर है वो कंप्लीट होना जरूरी है। वेयर वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला सिचुएटेड, कहाँ स्थित है अभी बताया, पहली लाइन में है। पेशावर कहाँ पे, ये रहा, है ना। अभी वर्तमान में जो अपना अभी पाकिस्तान में है पेशावर, वहां पे थी।
वाज इट फेमस फॉर, ये किस लिए फेमस थी भाई? इट का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी से, साइंस, आर्ट्स और मेडिसिन, वैसे तो ये तीनों के लिए है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी आ सकता है, और साइंस, आर्ट्स और मेडिसिन, तो फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। इन विच स्टोरीज इंस्टेंसेस ऑफ द सन्स ऑफ नोबल्स एंड द ब्राह्मण्स आर फाउंड, कहानियां कहाँ मिलती है? जातक स्टोरीज में मिलती है, तो ये रही जातक स्टोरीज। इसके बाद में व्हाट वाज कंसिडर्ड एज एन ऑनर एंड डिस्टिंक्शन, क्या पहचान मानी जाती है भाई? टू बी ग्रेजुएट फ्रॉम तक्षशिला, तक्षशिला से ग्रेजुएट होना मानी जाती है, ए हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वो कह रहा है हु वर हाईली थॉट ऑफ इट, कौन सोचते थे? फिजिशियंस फ्रॉम तक्षशिला, पीपल फ्रॉम तक्षशिला, किंग्स ऑफ तक्षशिला, नोबल्स ऑफ द तक्षशिला। भाई फिजिशियंस ऑफ तक्षशिला सोचते हैं भाई, बिल्कुल विचारणीय है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हु बॉट ए फिजिशियन ग्रेजुएटेड फ्रॉम तक्षशिला फॉर बुद्धा वेन एवर ही फेल्ट अनवेल, कौन लाता था भाई? बुद्धा के एडमायरर लेके आते थे, तो यहाँ पे ये रहा हिज एडमायरर, कौन है? उसके प्रशंसकों की बात है भाई। नेक्स्ट है फाइंड आउट द फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स एन इंस्टीट्यूशन फॉर हाईएस्ट लेवल ऑफ द एजुकेशन फॉर डिग्रीज एंड रिसर्च। अच्छा एक शब्द बताओ जहां पे अपने पास क्या है, उच्च शिक्षा दी जाती है, तो शब्द आया था यूनिवर्सिटी, ये रहा है ना। कहीं आप तक्षशिला मत, इसमें तक्षशिला आ जाए तो तक्षशिला कर दो रहे, आप कुछ भी कर सकते हो, महान आदमी हो, तो ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट ऑफ द मॉडर्न, मॉडर्न का ऑपोजिट क्या है? तो सबसे पहले लिखा है एंशिएंट, कहाँ पे लिखा है? एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न का मतलब आधुनिक, तो ये तो होगा पहला पैराग्राफ, है ना। और उसके बाद में बात करते हैं दूसरा पैराग्राफ, तो दूसरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस है वो खुद करने हैं, तलाशने हैं। इसके बाद नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको इसका जो हल पेपर है यानी हल सहित है जो, वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा ना। तो ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ पढ़ लेना। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस, अभी इन क्वेश्चंस को करना कैसे, वो छोटी सी बात मैं समझा देता हूं। अगर कोई आपके पास हु से प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे केवल एक पर्सन का मतलब कोई भी हो सकता है, सजीव ना, कोई भी व्यक्ति, महिला, किसी के बारे में भी हो सकता है, यानी कर्ता के बारे में पूछ रहा है। हु सेज नेचर हैज ए होली प्लान, यानी कहने का मतलब ये कौन कहता है कि प्रकृति है उसका एक पवित्र प्लान, योजना है, तो ये इसमें व्यक्ति के बारे में बताना। वेन से शुरू हो तो आपको समय बताना है, इसके बाद में वेन से ये भी समय है। हाउ यानी कैसे, यानी तरीका बताना है, तो इसका प्रश्न करने का तरीका जो होता है वो कैसे होगा? द नेचर लुक्ड, डज है तो इसका मतलब लुक्स एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग, कैसी दिखती है वो दिख देना है। व्हाट विल हैपन इफ अ बी मिसेज स्प्रिंग, अगर क्या होता है जो बी है वो मिस कर देती है स्प्रिंग यानी बसंत को। वेन डू, ये भी अपने पास समय से संबंधित है। राइट, ये क्या है? राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ए लार्ज ग्रुप, एक बड़ा जो ग्रुप होता है, मासेस आया होगा, कुछ ऐसा आया होगा, देख लेना भाई, है ना, मुझे बता देना बाद में। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट नोवेयर, नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, और इसमें शायद शब्द आया होगा एनीवेयर, देख लेना आप लोग, है ना। तो ये आपके पास पैराग्राफ नंबर 2 है, वो कर देना है। इसके बाद में बात करते हैं सेक्शन बी। ये सेक्शन बी है, वो मैं करवाता हूं, मैंने करवा भी रखा है। सेक्शन बी 5 पेपर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं करवा रहा हूँ। दो में एक पहले अपलोड हो गया, एक ये रहा। प्रश्न क्या है देखो, इसमें आपके पास क्या आएगा? लेटर आएगा, कहानी आएगी, पैराग्राफ आएगा, जो मैं करवा रहा हूं वही करना है। इमेजिन दैट यू आर अयांश रीडिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंचन कार्तिक टेलिंग हिम हर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ, यानी कहने का मतलब है योगा फॉर हेल्थ, यानी अपने दोस्त को सूचना करनी है, लेटर लिखना है, अरे योगा किया कर, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो देखो बात बता देता हूँ, चाहे आप पापा को, मम्मी को, बुआ को, फूफी को, किसी को भी लेटर लिखो, लेटर लिखने का तरीका मैं बता देता हूं, वहां तक तो आपको सेम लिखना है, उसके बाद में थोड़ा बहुत आप भी तो चेंज करोगे ना। वैसे ये जो मैं लेटर करवा रहा हूं इनको याद कर लेना, रट लेना। देखो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो एक बात बता देता हूं, सबसे पहले जो पर्सनल लेटर होते हैं उसमें आप अपना एड्रेस लिखोगे, क्योंकि आप लिख रहे हो ना। तो देखो अपना एड्रेस लिखने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, ये मान के चलो यहाँ तक एड्रेस आ गया, उसके नीचे डेट लिखते हैं, ये मैंने समझा रखा है पैटर्न, है ना, पिछली बार भी समझा था, अभी भी बता देता हूँ। तो ये जो लेटर है इसमें अपने देखो आप कहाँ पे रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है और नवलगढ़ में है, यानी ये जो हॉस्टल है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हॉस्टल है, नवलगढ़ में है। और आपके पास ये तारीख चेंज नहीं हुई तो भाई कोई बात नहीं, 26 कर देते हैं यहाँ पे, है ना, 26 मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये तारीख आपको कर देनी है। इसके ये एड्रेस आप लोगों ने लिख दिया, इसके नीचे जिसको लिख रहे हो उसके पहले लिखो डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, डियर कार्तिक, डियर कंचन, ये लिख दिया आप लोगों ने।
अब कहाँ तक जो अपने पास पर्सनल लेटर है वो सेम लिखे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, आई एम हेल एंड हार्टी हियर एंड होप दैट, हियर एंड होप दैट, यहाँ पे एंड भी कर सकते हो आप लोग, एंड होप दैट यू विल बी विथ सेम प्लेजर, और तुम भी वहां पे बहुत ही खुशी से होगे, मेरे जितनी प्लेजर से होगे। एंड आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ द हेल्थ एंड स्पिरिट्स, और मैं ये मेरा जो पत्र है वो तुम्हें बहुत ही स्वस्थ, हष्ट पुष्ट स्वस्थ पाएगा, इसका मतलब होता है आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, मुझे तुम्हारा पत्र मिला कल, एंड वॉज कंसर्न टू हियर दैट यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड एग्जॉस्टेड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फोर्थ अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, यानी कहने का मतलब है भाई तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम आ रही है और तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। सो आई वांट टू शेयर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट योगा इन आवर लाइफ, इसलिए मैं योगा का जो महत्व है, तथ्यों का जो महत्व है वो मैं तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ। यू वांटेड टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ, और तुम ये भी जानना चाहते थे कि इम्पोर्टेंस योगा है वो इम्पोर्टेंस कैसे है अपने स्वास्थ्य के लिए। योगा मेंटेन्स, देखो अब बता देते हैं, योगा मेंटेन्स हेल्थ एंड द फाइट्स डिजीज, इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट, इट कीप्स बैलेंस इन द माइंड एंड बॉडी, रेगुलर योगिक प्रैक्टिस कीप्स अस हेल्थी, सो यू शुड डू योगा डेली इन द मॉर्निंग। बस आपका लेटर कंप्लीट है ना, याद रखना भाई। अब आप अपने दोस्त को किसी भी प्रकार की सब, ये मान के चलो योगा से संबंधित नहीं आया, ये आ गया कि तुम्हें बुरी संगति छोड़ देनी चाहिए, उससे संबंधित हो सकता है, ये हो सकता है अरे तुम है ना सुबह जल्दी उठा करो, पढ़ाई रेगुलर किया करो, पढ़ाई में कमजोर हो गए हो, तो किसी भी इस मैटर में आ जाए तो वो मैं आगे करवाने वाला हूँ। 3 लेट अभी तो अपने 3 पेपर और बचे रहे। इसके बाद में यहाँ पे रेस्ट इज ओके लिख सकते हो, और उसके बाद योर लविंग और आपका नाम, और उसके बाद ये खुशी, अच्छा आपका नाम तो अयांशी था ना यहाँ पे, है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, अयांशी कर देते हैं, अयांशी और अयांश, ये नाम हो गए आप लोगों के कंप्लीट। तो ये हो जाता है आपके पास जो 3 नंबर का अपने पास क्या है क्वेश्चन था उसका पहला, क्योंकि अथवा में आएगा, और दूसरा अपने पास क्या है, ईमेल। अभी दूसरी क्या है, ईमेल है। तो मैं ईमेल बता देता हूँ आपको, फॉर्मेट थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि समझना भी जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो ईमेल का जो फॉर्मेट है वो कैसा होने वाला है, तो ईमेल का जो फॉर्मेट है वो मैंने अपनी पहले की क्लास में भी समझाया था। आपको बिल्कुल एक ऐसा बॉक्स बनाना है, बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से, और इसके अंदर आपको 4 लाइनें बिल्कुल अपनी जो बोर्ड वाली कॉपी होती है उस पर रखते हुए जो लाइन है उसमें 4 लाइनें खींच लेनी है ऐसे, है ना। ये 4 लाइनें जैसे मैंने यहाँ पे खींच रहा हूँ, सर आप तो सीधे खींच रहे हो, अरे तो कोई बात नहीं, आप भी सीधे खींच सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं, देखो ये 4 लाइनें मैंने जैसे यहाँ पे खींच दी, इसके बाद में आपको एक लाइन ऐसे भी खींचनी है ना, ये लाइन मैंने खींच दी यहाँ पे, तो ये अपना हो गया ईमेल का फॉर्मेट। अब ईमेल का फॉर्मेट जो हो गया है इसमें आपको करना क्या होता है, जो सबसे पहला होता है इसमें टू, इसमें सीसी, इसमें बीसीसी और इसमें सब्जेक्ट। अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट बना देते हो, और एक ईमेल जो आई है आपके पास वहां पे, जैसे मैं यहाँ पे एक ईमेल लिख देता हूँ, GSBAGORIYONKIDHANI@gmail.com, है ना, ये मैंने ईमेल लिख दी भाई यहाँ पे, ये ईमेल लिख दी। अब आपने ये ईमेल लिख दी, इसको खाली छोड़ दिया, इसको अपने पास यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट को कैसे लिखना, फॉर, और उसके बाद में सब्जेक्ट जो होता है उसके 2 नाम आपको लिख देने हैं। अगर आप इतना कर देते हो तो आपके 2 अंक बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 2 अंक बन जाते हैं। तो ये आपको पैटर्न याद कर लेना है। अब देखो ये पैटर्न करने के बाद में आपको थैंकिंग यू यहाँ पे लिख देना है ना, जो लास्ट में लिखते हैं ना अपन थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, वो सारी बातें अपन इधर लिखेंगे, योर्स थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, जो भी अपन शब्द है वो जब वहां पे काम में लेने वाले हैं। अब देखो वहां पे चलते हैं, ये रहा आपके पास प्रश्न क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ, अच्छा एडिटर को लेटर लिखना, भाई एडिटर को मेल भेजनी है, लेटर नहीं लिखना है। हाँ अगर ये लेटर आ गया तो अपने पास, तो भी आपको ऐसे ही करना है, बस मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन अवर लाइफ, ईमेल योर लेटर एट, यहाँ पे ईमेल करना है इस पे, लेटर्स टू एडिटर @timesofIndia.com पे। तो ये अपने पास ईमेल यहाँ पे लिख रखी है। अब देखो पहले तो मैं एक बार ये ईमेल समझा देता हूँ कि कैसे लिखनी है। ये ईमेल है, अच्छा मैंने इधर भाई यहाँ पे ही कर सकते हो, मैंने वहाँ पे बताया, वैसे ईमेल पे पहले वहाँ पे कर देते, अब यहाँ पे इस तरफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वहाँ पे कर दो यहाँ पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लिख दिया आपने मान के चलो।
अब आप पूछोगे सर सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब यही ईमेल अपन को किसी दूसरे को भेजनी है, उसकी ईमेल आ जाएगी यहाँ पे, है ना। और बीसीसी बहुत सारों को भेजनी है, बल्क है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब अपने पास इसका सब्जेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ये बताना है। तो बस ये नाम लिख दिया, आपका सब्जेक्ट हो गया है। अब एक बात ध्यान में रख लेना, आपको केवल अगर ये लेटर लिखना हो एडिटर को लेटर लिखना है तो क्या करेंगे? ये मान के चलो, ये अपने एक बार ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद में लेटर बताता हूँ क्या है। आई वुड लाइक टू पीपल्स अटेंशन थ्रू, अरे यहाँ पे लाइक टू ड्रा, यहाँ पे ड्रा हो रहेगा भाई, है ना। आई वुड लाइक टू ड्रा पीपल्स अटेंशन थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन अवर लाइफ, ये लिख दिया। Now it is an age of computer, it has occupied and the important place in every field of our life. Providing computer education to children is now a necessity. Until late computer have not reached all children, so some parents feel that many school children will be ignorant because of shortage in the facility of computers. Let the government, social organizations and progress, ये क्या हो जाएगा आपके पास जो ईमेल है उसका पैटर्न, यानी ईमेल है वो आपको ऐसे लिखनी है। यहाँ पे थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, और नाम जो आपका आएगा वो लिख दोगे। अब बात करते हैं सर, ये अगर ये अपने पास ईमेल नहीं आई है तो लेटर लिखना है आपको। देखो क्या करना है, लेटर लिखना है, बिल्कुल लेटर दिखा देते हैं आप लोगों को, है ना। लेटर देखो, लेटर लिखने का तरीका बता देता हूं आपको। जब भी एडिटर को लेटर लिखना होता है, अपना ये हाशिया मान के चलो, मैं आपको कॉपी में भी करवा के दिखाऊंगा, सेम बोर्ड वाली कॉपी जो होती है ना उसमें भी करवा के दिखाने वाला हूं, आप तो बस मेरे साथ बने रहना। ये आपकी कॉपी है, इसमें आपको सबसे पहले जब भी लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर, पर्सनल लेटर नहीं। पर्सनल में तो अपने जैसे चाचा ताऊ मामा मामी है ना उनको लिखते हैं। ऑफिशियल लेटर चाहे उसमें बिजनेस लेटर हो, चाहे एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, उसमें दो एड्रेस आते हैं। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, क्या आता है भाई? सेंडर्स एड्रेस आता है, मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ। ये मान के चलो आपका एड्रेस आ गया, यहाँ पे आपके पास एड्रेस नहीं है पर्सन में, तो डी विंग नेहरू नगर, ये नेहरू नगर नवलगढ़, ये आपका हो गया एड्रेस, है ना। और एड्रेस के नीचे आप डेट लिखो, जैसे 15 फरवरी 2026, ये हो गया। इसके नीचे आपको रेसिपिएंट्स एड्रेस लिखना होता है, ये नहीं लिखना रहे लेटर में, ये नहीं लिखना होता है, सीधे यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। ये छोटी सी बात है ना, ध्यान में रखना, अपने एड्रेस लिखते नहीं, केवल ये डायरेक्ट ये लिखते हैं। इसके नीचे आप एक लाइन खाली छोड़ो, जिससे क्या थोड़ा अच्छा लगे, और यहाँ पे आपको रेसिपिएंट्स एड्रेस करना है। रेसिपिएंट्स एड्रेस किसको भेज रहे हैं? अपन भेज रहे हैं अपने पास टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को, तो द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, इसको भेज रहे हैं, तो अपन यही लिखेंगे, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये कहाँ का है? जैसे अपने नवलगढ़ है तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो झुंझुनू से होगा, तो मैं यहाँ पे झुंझुनू लिख देता हूँ। और इसके नीचे आप लिखोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किस लिए है? फॉर लगा के आप इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन लिख दोगे, जैसे फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, ये लिख देंगे अपन। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके नीचे अपन सर लिखेंगे, और सर के बाद में जो मैटर मैंने ईमेल में लिखा है सेम वही लिखना है। कहाँ तक लिखोगे? तो यहाँ तक, है ना, जो सेम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दो, बिल्कुल यहाँ से लेके सर के नीचे से शुरू करो और ये लिख दो, आपका लेटर हो जाएगा। इसका मतलब है लेटर आ जाए, ईमेल आ जाए। मैंने ईमेल पढ़ा दी, वहाँ पे लेटर आ गया, वहाँ मैंने यहाँ पे लेटर पढ़ा दिया, वहाँ पे ईमेल आ गई, तो अब घबराना नहीं है। कैसे मैंने बता दिया भाई। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो आपके पास कहानी से संबंधित होने वाला है। तो 5 मॉडल पेपर में अपन 10 कहानियां पढ़ने वाले हैं, और शुरू के 2 मॉडल पेपर जो मैं बना रहा हूं, 4 कहानियां उन्हीं में से है, आपको पक्का उनमें से एक कहानी मिलने वाली है। तो 2 कहानी पहले करवा दी, 2 अब करवा रहा हूं। क्या दो? ए फिशरमैन कैचेज अ बिग फिश, cuts it open, brings it home, finds a gold ring। तो ये कौन सी कहानी है सर? ये वो कहानी है जिसमें मछुआरा है, उसको एक मछली मिलती है, उसमें वो काटता है तो एक गोल्डन रिंग निकलती है, वो उसे राजा के पास ले जाता है। तो वो ईमानदार मछुआरे की कहानी है। तो कैसे करेंगे? देखो, कहानी के अंक कैसे मिलने वाले हैं आप लोगों को? अगर आप कहानी का टाइटल सही लिख देते हो, है ना, किसको देख के?
इन पंक्तियों को देख के ऐसे आएगी कहानी। तो इन पंक्तियों को देख के अगर आप टाइटल सही कर देते हो तो 1 नंबर तो आपको टाइटल का मिलने वाला है। ये देखो 1 नंबर इसका मिलने वाला है। अब ये कहानी है, ये कहानी में लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे और अंत में अगर इसके अपने पास मोरल लिख देते हो तो 1 नंबर ये। तो इस प्रकार से आपके 4 अंक, केवल एक तो इसका, एक इसका, 2 ही मिलने वाले हैं उसके। तो फिर हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अपने अंक लाने का तरीका है रे, होशियार बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, मेरे थोड़े कमजोर स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। कहानी पढ़ते हैं थोड़ी सी। कहानी क्या है? वंस अपॉन ए टाइम ए फिशरमैन कॉट अ बिग फिश, ही ब्रॉट इट होम, ही कट इट ओपन। हाँ, मैं थोड़ा अर्थ बताते चलता हूँ ये कहानी में। एक बार एक मछुआरा था, उसने एक बड़ी मछली पकड़ी। ही ब्रॉट इट होम, इसे वो घर लेके आया। ही कट इट ओपन, इसको काटा और देखता है। ही फाउंड ए गोल्ड रिंग इनसाइड द फिश, उसे मछली के अंदर एक सोने की अंगूठी मिली। He took it out and saw it carefully, उसने उसको बाहर निकाला, ध्यान से देखा। He saw the king's name on it, उसने राजा का नाम देखा। He went to the king's men and informed them about it, वो राजा के लोगों के पास गया और उसके बारे में बताता है। That took him for a thief, वो उसने चोर समझते हैं। The thought that the fisherman had stolen the king's ring, उन्होंने सोचा राजा की अंगूठी चुराई है। They arrested him, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। They produced the fisherman before the king, उन्होंने राजा के सामने प्रस्तुत किया। The fisherman told the truth about the ring, फिशरमैन ने भैया अंगूठी की कहानी बताई। द किंग थॉट दैट द फिशरमैन वाज वेरी ऑनेस्ट, राजा ने सोचा कि जो मछुआरा बड़ा ईमानदार है। ही रिवार्डेड द फिशरमैन, उसने मछुआरे को पुरस्कार दिया। एंड द फिशरमैन वाज वेरी हैप्पी, और फिशरमैन जो मछुआरा था वो बड़ा खुश हुआ। 2 अंक की हो गई। ऑनेस्टी गेट्स रिवार्ड्स, और यहाँ पे ये भी हो सकता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी कर सकते हो रहे है ना, जो आपके दिमाग में वो कर सकते हो। इसके बाद इसके अथवा में भी आएगी भाई। अथवा में कौन से है? वंस टू फ्रेंड्स थॉट थ्रू द फॉरेस्ट सडनली द लार्ज बियर अप्रोचिंग। पॉइंट्स को देखते ही समझ में आ गया सर कौन सी कहानी। सर कहानी है टू बियर्स, टू फ्रेंड्स एंड ए बियर। मैं भी क्या बोल देता हूँ बीच में, है ना, उत्साहित हो जाता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, कहानी का टाइटल क्या है? टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, 2 दोस्त और एक भालू। कहानी का मैटर ये रहा, स्टोरी है। इसका टाइटल क्या है? फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड, इज अ फ्रेंड इंडीड। तो जो यानी कहने फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये इसका अपने पास मोरल हो जाता है। तो क्या है? वंस टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ये कह सकते हो आप। वंस देयर वाज टू फ्रेंड्स दे वर क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, जो आपके दिमाग में कहानी देखो मेरी भाषा में लिखोगे तो भी ठीक है, अगर आपको याद है तो आप अपनी भाषा में लिखो। सडनली दे साय लार्ज बियर अप्रोचिंग देम, इसमें वो लाइन नहीं लिखवा रखी कि दोनों ने वादा किया कि कुछ आएगा तो हल कर लेंगे, समझ लेंगे, अरे निपट लेंगे, अरे भाईला हुआ ही ऐसा। हाँ, वन ऑफ देम फ्रेंड एट वंस क्लाइम्ड द नियर बाई ट्री, एक तुरंत ही पेड़ पे चढ़ गया एक तो। बट द अदर वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम, लेकिन दूसरा नहीं जानता था कैसे चढ़े। सो बीइंग लेड बाय हिज कॉमन सेंस, इसलिए उसने अपना कॉमन सेंस काम में लिया। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड ब्रीथलेस, सांस रोक कर वह नीचे लेट गया। प्रिटेंडिंग टू बी अ डेड मैन, बिल्कुल ऐसे सोच रहा था जैसे कि मरने का बहाना कर रहा था। द बियर केम नियर मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड, भालू उसके पास आया। इट स्मेल्ड इट इन हिज ईयर्स, वो उसके कानों में सूंघता है। एंड स्लोली लेफ्ट द प्लेस, और वो वहां से चला जाता है। बिकॉज द बियर्स डू नॉट टच द डेड क्रिएचर, क्योंकि भालू है मृत शरीर को नहीं छूते हैं। नाउ द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड ऑन द ग्राउंड, फ्रेंड व्हाट डिड द बियर टेल यू इनटू योर ईयर्स, दूसरा दोस्त उतर के आया, बोले भालू ने क्या कहा तेरे कानों में? तो उसने कहा द अदर फ्रेंड रिप्लाइड द बियर एडवाइज मी नॉट टू बिलीव ए फॉल्स फ्रेंड, उसने कहा भाई दोस्त ने, भालू ने कहा कि झूठे दोस्तों का भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में मोरल आएगा आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपके आएगा पैराग्राफ से संबंधित। अब देखो पैराग्राफ से संबंधित एक तो आएगा नाम डायरेक्ट दिया हुआ होगा, टाइटल दिया हुआ होगा, एक आपके पास आएगा पोस्टर, उसको देख के लिखना है। तो देखो ये है आपके पास प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइव्स, यानी पौधे लगाओ और जीवन बचाओ, ये होता है वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। इसमें एक पोस्टर था वो मैंने हटा दिया है, पोस्टर की जगह नहीं थी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से देखो पोस्टर दिया हुआ हो और उसमें कुछ काम कर रहे हो, जैसे लोग काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, तो उस पोस्टर में बच्चे काम कर रहे थे। तो देखो द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर बिजी प्लांटिंग सैपलिंग्स ऑन द एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड, यानी इस पिक्चर में बच्चे हैं वो पौधे हैं उसकी सैपलिंग लगा रहे हैं खाली प्लॉट पर। द मास मीडिया एंड द स्कूल टीचर्स हैव सक्सीडेड इन द इंस्पायरिंग देम then to plant trees so that we may breathe in clean oxygen,
laden air and keep ourselves free from disease and health hazards. Trees have their indispensable role in the keeping our environment clean by fighting air pollution to a large extent. Besides this, trees stop soil erosion and flooding, which cause great damage to life and property. Birds and insects, domestic as well as wild animals, need shelter and the food in the ट्रीज। ये देखो आप लोगों के पास है तो आप याद कर सकते हो अपना, नहीं तो नहीं है तो ये याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अथवा में आएगा राइट ए पैराग्राफ ऑन द मॉर्निंग वॉक, आ सकता है देखो मॉर्निंग वॉक, अगली बार संभावना बनती है। ए मॉर्निंग वॉक इज अ रिफ्रेशिंग वे टू द स्टार्ट द डे, यानी कहने मतलब मॉर्निंग जो है ना अपने पास मॉर्निंग वॉक है भाई, मॉर्निंग वॉक इज अ रिफ्रेशिंग वे टू द स्टार्ट द डे, यानी एक बहुत ही आसान तरीका है, मतलब उत्साह के साथ, ऊर्जावान के साथ, ऊर्जा के साथ अपने मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। हाँ, इनविगोरेटिंग बोथ बॉडी एंड माइंड, बिल्कुल अपने खिल जाता है अपना शरीर और बॉडी दोनों, माइंड और बॉडी। एज द सनराइज द वर्ल्ड awakens with a symphony of chirping birds and the rustling leaves. The crisp morning air fills the lungs, promoting a sense of the well-being and that clarity. Whether strolling through a park or along a quiet street, this peaceful time allows for the reflection and the connection with nature. Engaging in the morning walk and not only boosts physical health but also enhances mood, setting a positive tone for the day ahead. It refreshes the mind and the energies energies द बॉडी। बस ये आपकी जो मॉर्निंग वॉक से संबंधित है, अगर आप लोगों के पास है तो आप वो भी याद कर सकते हो, ये भी बढ़िया है। इसके बाद में आता है आप लोगों के पास सेक्शन सी में अपने पास क्या है, ग्रामर पार्ट रहेगा और ग्रामर से संबंधित क्लासेज वो अपलोड हो चुकी है, तो इसमें बात कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, वो आपके पास टेंसेस से संबंधित होने वाला है और टेंसेस से संबंधित क्लासेज वो अपलोड हो चुकी है भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन आने वाले हैं टेंसेस से संबंधित। अब देखो बात करते हैं, ये मैं करवा देता हूँ। दैट डेज इन जापान व्हेन वी अराइव्ड ए फ्यू डेज एगो, और इसमें बी वर्ब भरनी है। बी वर्ब के लिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, क्या बताया सर आपने, मैंने बताया था अगर बी वर्ब आ जाए तो आपको इज, एम, आर, वॉज और वर में भरना होता है, चेंज करना होता है। अब सर ये 3 कहाँ पे, ये 2 कहाँ पे, अगर प्रेजेंट में है तो इन तीनों को करना है कर्ता के अनुसार, एक वचन है तो इज कर देंगे, आई है तो एम कर देंगे और बहुवचन है तो आर कर देंगे। अगर पास्ट में है, एक वचन है तो वर कर देंगे, बहुवचन है तो सॉरी वाज कर देंगे एक वचन है तो, और बहुवचन है तो वर कर देंगे। अब ये वाक्य कौन से टेंस का है, तो अगर याद आ रहा होगा सर आपने बताया था कि जब 2 वाक्य वेन से जुड़े हों और एक कार्य पहले से चल रहा हो, एक कार्य बीच में घटित हो, या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो, तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में, जो पहले से चल रहा होता है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन यहाँ पे अपने पास केवल बी वर्ब भरनी है, तो आपको ये देखना है ये वाक्य पास्ट का है भाई। पास्ट का कैसे पता चला मुझे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये पास्ट में है तो पास्ट में या तो वाज होगा या वर होगा, तो ये डिपेंड करता है आपके कर्ता पे। कर्ता बहुवचन है तो मैं इसको वर्ब में चेंज कर देता हूं। आया समझ में? हाँ। इफ इट रेन्स द मैच डेस कैंसिल, तो अगर आप लोगों ने मेरी कंडीशनल क्लास देखी है ना, कंडीशनल क्लास देखी है तो ये बिल्कुल आसान है, बहुत ही सरल है, ओपन कंडीशन है। इफ वाला वाक्य अगर है ना, इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने पर दूसरे वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, ये मैंने रूल में समझाया हुआ था। तो ये देखो इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं, इफ इट रेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दे रखा है, कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसमें आपको क्या करना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या दे रखी है, कैंसिल दे रखी है, तो विल कैंसिल हो जाएगी। अब आ गया समझ में। नेक्स्ट है अपने पास लुक द बॉयज डेज प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। अगर आप लोगों ने मेरी टेंस की क्लास देखी तो उसमें मैंने बताया था, क्या बताया सर आपने, मैंने बताया था अगर कोई वाक्य आदेशात्मक वर्ब या आदेशात्मक वाक्य से शुरू हो तो उसके बाद वाले वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे लुक, अरे देखो, आदेश दे रहा है कि नहीं, स्टॉप, रुको, तो उसके बाद में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनता है सर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनता है आपके पास इज, एम, आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे तो ही आपके पास क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा।
इसके अलावा बन ही नहीं सकता है। तो फिर आपको क्या करना है, बॉयज है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ मैंने अभी बताया आर आएगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आर, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, तो प्ले में मैं आईएनजी जोड़ दूंगा तो हो जाएगा प्लेइंग। तो वाक्य हो गया कंप्लीट इस तरीके से। नेक्स्ट है द मूवी डेज एंड बिफोर टाइम, बिफोर द टाइम है यहाँ पे, है ना, बिफोर द टाइम वी अराइव। अब ये वाक्य बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, गारंटेड है भाई, बहुत ही समझ के करना है। मैंने बताया था आप लोगों को अपनी टेंस की क्लास में, जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों, किससे जुड़े हो, बिफोर से जुड़े हो, और बिफोर के बाद में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट आ जाता है, कौन सा टेंस आ जाता है सर, प्रेजेंट इंडिफिनिट आ जाता है। कैसे पहचान की सर आपने, तो मैंने पहचान करी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखकर, कर्ता प्लस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आती है। तो बिफोर के बाद में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो बिफोर से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा, पहले इसको बना देता हूं। तो फ्यूचर परफेक्ट बनता है विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा विल हैव एंडेड, है ना। और सेल का प्रयोग मैंने बताया था किसके साथ होता है, आईवी के साथ होता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देता, इसको मैं कर देता अराइव्ड, क्या कर देता भाई, मैं इसको अराइव्ड कर देता, तो क्या करते, तो फिर मैंने एक और रूल समझाया था आप लोगों को, वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं फ्यूचर परफेक्ट की बात बता रहा था। पास्ट परफेक्ट में मैं अब बात करता हूं। पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था अगर बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे अराइव्ड होता तो फिर मैं यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देता, हैड एंडेड कर देता, ये हो जाता आपके पास वाक्य। तो ये चार वाक्य मैंने समझा दिए, चार के साथ और भी समझा दिए मैंने। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा वो आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था क्या होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इसमें बहुत सारे नियम है, लेकिन जैसे जैसे अपनी बातें चलेगी वैसे वैसे मैं समझाता चलूंगा। अब देखो यहाँ पे पहला वाक्य है मैथमेटिक्स, बहुवचन है, मैथमेटिक्स SIS लगा हुआ है। अब बच्चे सोचते हैं मैथमेटिक्स तो बहुवचन है, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो अपने पास क्या है, फिजिक्स दिया हुआ है ना, फिजिक्स है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें सिविक्स, है ना, तो ये भी आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, क्या, सिविक्स, तो ये भी आपके पास सब्जेक्ट है। तो जिन सब्जेक्ट्स के अंत में SIS लगा होता है वो बहुवचन नहीं होते हैं, सब्जेक्ट हमेशा एक वचन होते हैं भाई, सब्जेक्ट क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित की बात हो रही है तो यहाँ पे एक वचन होगा, इसका प्रयोग करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देख रखी है तो मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया था, जब दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े हो। इसके अलावा मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पे एज वेल एज है, इसके अलावा बात करूं तो अलोंग विथ है, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इसके अलावा टुगेदर विथ लिख देता हूं मैं, इसके अलावा लाइक है, अनलाइक है, अनलाइक, है ना। ये अगर इनसे वाक्य जुड़े हो, देखो एज वेल एज हो गया, अलोंग विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, लाइक अनलाइक है, और आप बाकी क्लास में देख लेना भाई, मोस्टली आपके लिए यही पूछे जाएंगे, है ना। अगर इनसे वाक्य जुड़ा हो तो पहले वाले कर्ता, इससे पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये मिनिस्टर्स को देख के आर मत कर देना, ये नाम याद रख लेना भाई, और बाकी क्लास में देख लेना, तो यहाँ पे भी मैं इसका प्रयोग करने वाला हूँ। ये हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके पास क्या है, वाक्य को जोड़ना आएगा भाई, कंजक्शंस वाला आएगा। और अगर कंजक्शंस की बात करें तो कंजक्शन अगर आप लोगों के पास विच दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, अगर कंजक्शन विच दे रखा है तो फिर कैसे जोड़ेंगे। तो विच के बारे में एक बात बता देता हूं मैं, क्या, हाँ, कि पहले वाले वाक्य में कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, निर्जीव वस्तु होगी। अगर निर्जीव वस्तु की बात करूं तो विच का प्रयोग हमेशा नॉन लिविंग थिंग के बारे में होता है भाई। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, तो उसके बाद में आपको विच का प्रयोग करना है। तो अपने पास क्या, आई वॉन्ट ए चेयर, तो यहाँ पे चेयर दिया हुआ है, तो चेयर के बाद में आपको विच का प्रयोग करना है। तो क्या करो, इसका क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट ए चेयर। अब इसके बाद में अगर अपन विच लिखेंगे तो मैं ये लिख देता हूं विच। इसके बाद में बाद वाले वाक्य में जो निर्जीव वस्तु आई है या जिस निर्जीव वस्तु के लिए वो मतलब प्रोनाउन आया है उसको छोड़ देते हैं, बाकी पूरा वाक्य लिख देते हैं। तो इट आया है यहाँ पे अपने पास, इसके लिए इट आया तो इसको छोड़ देते हैं, विच शुड, तो मैं यहाँ पे शुड बी ए रिवॉल्विंग चेयर।
अब आप कहोगे सर ये चेयर, तो ये चेयर की तो विशेषता बता रहा है, वो रिवॉल्विंग चेयर होनी चाहिए, घूमने वाली कुर्सी होनी चाहिए, जो कि अपने पास ये जो इट है वो इस कुर्सी के लिए है, तो इसको तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, बाकी ऐसा कैसा कंप्लीट लिख दिया है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कंजक्शंस की क्लास देख लेनी है, मैंने 3 क्लासेज अपलोड कर रखी है डिटेल से। इसके बाद आई मेट अ गर्ल यस्टरडे, दिस इज द गर्ल। अच्छा, हुम से वाक्य जोड़ना है। अब एक बात ध्यान में समझ लेना भाई, जब अपन हुम से वाक्य जोड़ते हैं तो आपके पास बाद वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया होता है, या जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, अब देखो दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, कौन सी है, जिससे मैं मिला भाई। तो अब इसने क्या किया, ये वाक्य इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए, तब अपने पास वाक्य सही होता। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना है। हुम का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? ऑब्जेक्ट के लिए होता है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में ही इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, दिस इज द गर्ल है, ये वो लड़की है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इसमें है। आई मेट अ गर्ल यस्टरडे, मैं एक लड़की से मिला, तो मैं यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट। तो इसका प्रयोग जो होम का प्रयोग है वो इस लड़की के बाद में करेंगे। तो लड़की के बाद में क्या करेंगे? तो आपको पहले ये वाक्य लिखना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? ये वाक्य लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुख्य वाक्य है इसका, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, क्योंकि ऑब्जेक्ट की भूमिका ये लड़की निभा रही है भाई। क्या? ये लड़की ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रही है। ये बाद वाला वाक्य था, इसने पहले लिख दिया है। तो बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई मेरी बात पे। तो आई मेट अ गर्ल, तो अब इसके बाद में अपन किसका प्रयोग करेंगे? होम का प्रयोग करेंगे। अब जो जिसके लिए ऑब्जेक्ट आया ना, उस ऑब्जेक्ट को तो अपन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये लड़की ही तो ऑब्जेक्ट है, इस लड़की को छोड़ देते हैं और लिख देते हैं आई मेट यस्टरडे। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई, हाँ इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाओगे आप। तो वाक्य है ना, इधर उधर भी हो जाए ना, तो देख लेना हुम से वाक्य जोड़ना है। कब की बात कर रहा हूं मैं? हुम से वाक्य जोड़ना है, तो आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन से वाक्य में आ रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद में होता है इसका प्रयोग, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट तो आया, लेकिन लड़की की विशेषता तो यहाँ पे रह गई, तो यहाँ इसको आपको पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट जो आया है ना, जिसमें आया है, ऑब्जेक्ट जिस वाक्य में आया उसको आप बाद में लिख दो। पहले पहले जो दूसरा वाक्य उसको लिखो, उसके बाद में आपको करना प्रयोग है। दोबारा समझा दूंगा मैं आगे की क्लास में, फिलहाल अपन पेपर बड़ा नहीं करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपके पास क्या है? पैसिव वॉइस से संबंधित होने वाला है। तो पैसिव वॉइस की क्लास भी अपलोड हो जाएगी भाई, है ना, पहले की अपलोड हो चुकी है। जिस वाक्य में प्लीज दिया हुआ हो और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों को शुरू करने, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होता है? यू आर रिक्वेस्टेड और प्लस टू और प्लस सेंटेंस, बस इतना सा करना होता है। और जो प्लीज शब्द आया होता है उसको हटा देते हैं। तो देखो अपने पास प्लीज आया, इसको तो हटा देते हैं, वो लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, ये मेरे लाइन याद रख लेना भाई, हाँ रिक्वेस्टेड टू, और पूरा वाक्य लिख देंगे गिव मी योर पेन, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। बस इतना सा करना है। इनडायरेक्ट स्पीच है, इसकी क्लास थोड़ी सी बड़ी है भाई, तो ये समझना पड़ेगा। मैं फिलहाल जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखो इसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले सेड टू, यानी अपने पास आरवी को बदला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको नहीं बदलते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो द टीचर सेड। अब इसमें है ना कोमा, इस कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता होती है, वो आरएस के वाक्य पे डिपेंड करता है। अगर आरएस का वाक्य सिंपल है तो अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ये लिख दिया। उसके बाद में कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना आरएस के वाक्य का, जो कि है द अर्थ। तो द अर्थ है, अगर पर्सन होता है मतलब प्रोनाउन होता तो उसको चेंज करते थर्ड पर्सन, और नाउन को नहीं चेंज करते हैं, द अर्थ। अब इसका टेंस परिवर्तन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास शाश्वत सत्य जो होते हैं, गणितीय सत्य जो होते हैं, उनका टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं इनडायरेक्ट वाक्य में, नहीं तो अपन टेंस परिवर्तन करते हैं। ये हो जाता है अपने पास डायरेक्ट वाक्य, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने पास सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी की बात करें तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो पैराग्राफ होने वाला है, और ये पैराग्राफ आपके पास बुक से आने वाला है। किससे? फर्स्ट फ्लाइट से। और मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट फ्लाइट की सारे पैसेजेस, सारे चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट पैसेजेस है वो मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। मैं अपने अपलोड हो चुकी है क्लास, वो देख लेना भाई। ये पैराग्राफ मैं हल नहीं करवाऊंगा भाई, इसके प्रश्नों के उत्तर क्योंकि मुझे पता है, मैं बता देता हूं। ये पैराग्राफ है, इसके आंसर्स की बात करें तो देखो
हु हैंडेड द लेटर टू द लेंचो, लेंचो को वो लेटर किसने दिया भाई हाथ में, तो वो पोस्टमैन ने दिया था। तो ये रहा पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर ने नहीं दिया था, पोस्टमैन ने दिया था। Where did लेंचो गो फॉर द पेपर, पेपर के लिए कहाँ गया भाई, विंडो पे गया, खिड़की पे, ये रहा। Who could not have made the mistake according to लेंचो, लेंचो के अनुसार कौन गलती नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर सकता, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में when did लेंचो come to the post office, संडे को आया था वो, है ना, सॉरी ये रहा संडे, संडे मॉर्निंग को आया था। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चंस है, इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव है और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद को करने हैं। पैराग्राफ पेपर आप लोगों ने मुझे पता डाउनलोड कर लिया होगा, तो वहां से देख लेना भाई। अब जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास क्या है, 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। किससे होने वाले हैं, ये आपके पास फर्स्ट फ्लाइट से होने वाले हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे वाले पेपर में भी करवाए, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द लेंचो बिफोर द रेन एंड आफ्टर द रेन, लेंचो की क्या भावना थी बारिश के पहले और बारिश के बाद में। तो देखो ये क्या है अपने पास, यहाँ से द लेंचो नहीं है, केवल लेंचो आएगा, द लेंचो नहीं होता कभी भी, है ना, लेंचो नहीं आए, द लेंचो नहीं है, कहीं आप देखोगे गुरुजी क्या करा। लेंचो वाज वेरी हैप्पी ऑन सीइंग द अप्रोचिंग क्लाउड्स, सबसे पहले तो जब बादल आ रहे थे तो बड़ा खुश हुआ भाई, अरे बादल आ रहे हैं, अपनी फसल अच्छी होगी। उसके बाद ही रिगार्डेड द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एज कॉइंस, उसने जो बूंदे गिर रही थी उनको कहा ये बूंदे नहीं गिर रही हैं, ये सिक्के गिर रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है। प्रश्न ये भी आ सकता है उसने क्यों कहा ऐसा, है ना, ये भी बाद में। He regarded his ripe corn with satisfaction, और उसने बिल्कुल अपने क्या है जो पकी हुई फसल थी उसको अपना आशीर्वाद समझता है। इसके बाद में when the hailstorm stopped, जब उसके बाद में क्या हुआ, hailstorm stopped, जब अपने पास बारिश hailstorm में चेंज हो गई थी कि, तो उसके बाद में देखो and all crops destroyed, जब सारी फसल नष्ट हो गई, then his soul was filled with sadness, तो उसकी जो आत्मा थी, जो मन था वो बिल्कुल दुख से भर गया था। ये दोनों भावनाएं थी भाई। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 में 2 नंबर का है, 2 करने मैं तीनों करवाता हूँ। व्हाट इज मेटिल्डाज ओपिनियन रिगार्डिंग ऑपरेसर, सॉरी व्हाट इज मंडेलाज ओपिनियन रिगार्डिंग ऑपरेसर एंड ऑप्रेस्ड, बढ़िया प्रश्न है, याद रख लेना, मेरे सारे प्रश्न बहुत शानदार रहे हैं। देखो मंडेलाज ओपिनियन दैट बोथ ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर, मतलब अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला, जिस पे अत्याचार हो रहा है, एल लाइक ऑपरेसर एल लाइक एक जैसे हैं, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही अपनी मानवता के द्वारा क्या लूट लिए गए होते हैं। A man takes another man's freedom is a prisoner of hatred, एक व्यक्ति जो दूसरे को आजादी छीन लेता है वो अपने पास घृणा का क्या होता है, पक्षकर होता है। इन द सिमिलर मैनर इफ his freedom is taken away situation is similar, so it is must that oppressor and the oppressed must be liberated, यानी कहने मतलब दोनों को आजादी मिलनी जरूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो है व्हाट मेड मिस्टर केजिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास, ऐसा बाद में अपने पास एक फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से बात करते हैं, मिस्टर केजिंग उसको बात करने की अनुमति दे देते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने पास एक कहानी सुनाती है। क्या देखो, मिस्टर केजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ प्रैक्टिकल जोक ऑन हर एंड ही हैड गिवन अ फनी टॉपिक टू एन टू राइट ऐसे, शी रोट इन ए in a beautiful poem, he praised her, है ना, he praised her and as he allowed to the talk in the class, वो उस कविता के माध्यम से जब वो कविता सुनाता है तो वो प्रभावित हो जाता है उससे और बाद में अनुमति दे देता है बात करने की। इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन करने थे क्या उसमें, हाँ भाई 3 क्वेश्चन करने, कितने 3 क्वेश्चन करने भाई आप लोगों को ना, 4 आएंगे, 3 क्वेश्चन करने 4 में से। व्हाट अल्टीमेट ट्रूथ डिड गौतमी लर्न एंड हाउ, अंत में गौतमी कौन सा ट्रूथ जानती है और कैसे, ये बात करते हैं। देखो गौतमी लर्न दैट देयर लाइव्स आर लाइक लाइट्स, उसने बाद जब वो थक हार के बाहर बैठ जाती है अपने शहर की लाइट देखती है ना, तब उसको देखता है एज द लाइट्स फ्लिकर अप एंड द एक्सटिंग्विश अगेन, उसने देखा कि लाइट है वो जल रही है बंद हो रही है, तो ये जब उसने देखा, सो इज द लाइफ ऑफ द लिविंग बीइंग्स दैट फ्लिकर्स अप एंड द एक्सटिंग्विशेस अगेन, बस वो यही मानती है कि जीवन भी इसी तरीके से बंद होता है जलता है, बंद होता है जलता है। That she knowing that we are human and it is natural for us to die, बाद में वो ये समझ जाती है कि हम इंसान हैं, हमारे लिए ये भाग्य में है भाई, मरना भाग्य में है। While watching the flickering and extinguishing the lights she learnt it, जब वो अपने पास ये रोशनी देख रही थी तब समझ गई ये बात।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें क्या है, एनी वन करना है, अपने पास फर्स्ट फ्लाइट से आने वाला है और 2 क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का होने वाला है। 60 शब्दों में बात करेंगे तो कहानी कौन सी है, व्हाट आर द लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी फ्रॉम असम, कहानी कौन सी है भाई, तो देखो देर आर 2 स्टोरीज अबाउट टी, 2 कहानियां हैं। द चाइनीज एम्परर ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, चाइनीज राजा था वो हमेशा पानी उबाल कर पीता था। वन डे a few leaves of the tree burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor, जब कुछ पत्तियां अपने पास पानी उबाला जा रहा था, कुछ पत्तियां उसमें गिर जाती है और स्वादिष्ट बन जाता है। there were tea leaves, और वो चाय की पत्तियां थी। there is another legend also, दूसरी कहानी, there was an Indian ancient Buddhist saint who cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation, ये कहानी ये भी है कि भारत का एक बुद्धिस्ट व्यक्ति जब अपनी तपस्या कर रहा था तो उसको नींद आ रही थी, उसने अपनी पलकें काट ली और उससे क्या हुआ, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उन आंखों की जो आईलिड थी उनसे 10 पौधे हो गए। द लीव्स ऑफ द टी प्लांट दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रिंक व्हेन ही स्लीप, और बाद में इसको क्या करते हैं, ये जो पौधे हैं इनको पानी में, इनकी पत्तियों को पानी में उबाल कर पीते हैं तो नींद गायब हो जाती है। ये कहानियां थी। नेक्स्ट है व्हाई डज मैक्सवेल से, मैक्सवेल एक साथ है भाई, हाँ, द एयर होस्टेज वाज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मैक्सवेल ने ये कहा भाई एयर होस्टेज थी वो अपने ही आप में एक रानी थी भाई। क्यों कहा उसने, तो ये कहा उसने इसलिए क्योंकि देखो शी इज अ काइंड लेडी, वो काइंड लेडी है भाई। शी ट्राइज हर बेस्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ऑथर, वह उस ऑथर की समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। शी अलाउज हिम टू कीप द एनिमल ऑन हिज नीड, और वह उसे उस जानवर को घुटनों पे रखने की अनुमति दे देती है। बट द एनिमल स्केप्स एंड क्रिएट्स क्वाइट ए स्टिर, लेकिन वो जानवर बच जाता है और एक बहुत ही कंपन सी हो जाती है वहां पे। मैक्सवेल फॉलो द एनिमल एंड ट्राइज टू कैच इट, मैक्सवेल उसके पीछे जाता, पकड़ने की कोशिश करता है। In doing so, he lands himself on a passenger. His face is covered with curry. जो उसको जब एक पैसेंजर पे गिर जाता है उसके मुंह पे अपने पास करी लग जाती है, कड़ी लग जाती है। Once again, the hostess comes to Maxwell and Maxwell says help. She asks him to go back to his seat. वो उसको सीट पे जाने के लिए कहती है। She says that she will bring the animal to back his seat. उसने कहा वो ले आएगी उसका जानवर वापस सीट पे। Thus we see that the air hostess was really a nice lady, इसलिए हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बढ़िया महिला थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये आपके पास क्या है, आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड, ये भी आपके पास 60 शब्दों में आने वाला है। और ये जो शब्द, ये जो प्रश्न है 14 नंबर का, ये आपके पास प्रपोजल से आने वाला है। प्रपोजल के सारे प्रश्न जितने भी बनते हैं वो मैंने अपनी क्लास में भी समझाया भाई। क्या है, व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन स्क्वीजर एंड द गेस, स्क्वीजर और गेस में क्या अंतर है, दोनों कुत्ते हैं। लोमो सेज दैट नतालिया's dog Squeezer that he is overshot and the bad hunter. He is not good at running. They may be found under every buses. The cost of the Squeezer is 125 rubles. Natalia says about the Lomov's dog, guess that he is old, silly and half dead already. He is short in muzzle. He is pure bred and firm on his feet. The cost of the gas is 85 ruble. यानी दोनों एक दूसरे से इस बात पे झगड़ा करते हैं तो दोनों एक दूसरे की कमी गिनाते हैं, ये हो जाता है अंतर। What does the Lomo say about the auction meadows? घास के मैदान के बारे में क्या कहता है लोमो? लोमो कहता है, देखो यहाँ पे Lomo says that the auction meadows are his. According to him, once they were the subject to the dispute, but now they are his. He says that they were given to peasants of her father's grandfather for free use by his aunt's grandmother. But Natalia says that those are theirs. लेकिन नतालिया कहती है ना वो तो मेरे हैं, ये प्रश्न हो जाते हैं भाई। तो ये प्रपोजल प्रश्न जो चैप्टर है ना उसको ढंग से याद कर लेना। बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में तो ये एक पोइट्री से आने वाला है, पोइट्री का पैरा होगा। उस पैरा में से 5, यानी ये पैराग्राफ जो है ना, ये स्टंजा है, मैं पैराग्राफ बोल रहा हूँ, ये स्टंजा 5 अंक का होने वाला है। 5 अंक के प्रश्न कैसे आएंगे ये मैं बता देता हूँ। तो ये कौन सा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये हो जाता है इसका स्टंजा। इसके बारे में बात करें तो इसके 2 प्रश्न बता देता हूँ। यह है पहला एक ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो क्या है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टंजा। स्टंजा की राइम स्कीम का देखने का मतलब है आपको क्या देखना है, ये शब्द देखना है, ये शब्द देखना है, ये किससे मैच हो रहा है ना, ये यहाँ पे रहा। तो देखो फायर आइस डिजायर फायर है ना, तो इसकी जो अपने पास क्या है वो क्या हो जाएगा इसमें। तो देखो ए अपन ऐसा करते हैं, इसको एक पंक्ति दे देते हैं, इसको बी,
ए और बी कर दिया। अब ये जो डिजायर है वो किससे मिल रहा है, ए से मिल रहा है तो इसको ए कहेंगे, ये फायर है ए से मिल रहा है तो ए करेंगे, बी से मिलता तो मैं यहाँ पे बी कर देता, तो इसकी हो जाएगी ए बी ए, ये रहा अपने पास ए बी ए। दूसरे जो प्रश्न है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर, ये प्रश्न मैंने आगे वैसे भी करवा रखा है, इस प्रश्न का उत्तर दे देना कि अपने पास फायर है वो किसका करती है भाई, ग्रीड है उसके लिए करती है, और आइस है वो हेटेड के लिए करती है, तो ये अपने उसमें से देख के कर देना आप लोग। मैंने वैसे पोइट्री की एक क्लास अलग से भी अपलोड कर रखी है, उसको भी देख सकते हो। इसके बाद हु डज द पोइट साइड विथ रिगार्डिंग द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन, कवि किसकी पक्ष लेता है, तो कवि उसकी पक्ष लेता है जो कहते हैं कि फायर से है ना, वो जो फायर है ग्रीड है उससे होने वाला है, तो वो उसका पक्ष लेता है, तो ही होल्ड्स विथ दोज हु फेवर फायर, बस इसका यहाँ पे ही कर देना रहे आप लोग। इसके बाद में दूसरा जो इसके अथवा में आएगा वो क्या है, दूसरी भी अपने पास अथवा में बता देता हूँ, इफ एवर ही शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड यू टू you advance a large and tiny beast, if he roars at you as you are dying you will know it is the Assyrian lion, ये अपने पास हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से लिया गया है भाई, है ना। तो ये स्टंजाइस का देख लेना, ये मैंने वैसे अपनी क्लास में करवा रखा है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं, आप खुद कर लेना भाई। देखो द एशियन लायंस फाइंड्स इन द ईस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, साउथर्न कंट्री, ऑल ऑफ दिस, तो इसमें देख लो स्टंजा में पहली लाइन दी हुई है भाई, जंगल द ईस्ट, ईस्ट की तरफ की बात कर रहे हैं, तो ईस्टर्न कंट्रीज हो जाएगा, ये लो ये हो जाता है। इसके बाद हैपेंस व्हेन द लायन रोर्स, क्या होता है, तो वहां पे अपने पास होता है कि ऐसा लगता है कि हम मरने वाले हैं। देखो इफ इट ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, तो फिर आपको क्या लगता है जैसे कि तुम मरने वाले हो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। स्टेट फीचर ऑफ द एशियन लायन, एशियन लायन की बात बताएं तो उसकी विशेषता क्या है, ए लार्ज एंड टार्नी बिस्ट है भाई, वो ए लार्ज एंड टार्नी बिस्ट, ये हो जाता है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है, अपने पास दो क्वेश्चन करने हैं, तीन में से किससे आएंगे, पोइट्री से आएंगे भाई। देखो व्हाट डज द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन, पोजेशंस मीन का मतलब क्या होता है, ये उससे है द बॉल पोएम से है भाई प्रश्न, आपके सामने पोइट्री का नाम लिखा आएगा भाई, प्रश्न होगा ना, तो मैं यहाँ पे कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। द वर्ड ऑफ पोजेशंस, द वर्ड है भाई यहाँ पे, ये वर्ड नहीं है वर्ड, द वर्ल्ड ऑफ, नहीं सॉरी वर्ल्ड ये द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन से रिफर्स टू द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कहने मतलब धात्विक दुनिया को इंगित करता है। इट मींस दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सच पीपल हु वांट टू पोजेस मोर एंड मोर वेल्थ पावर एंड थिंग्स, ये बताता है कि व्यक्ति है वो क्या चाहता है, ज्यादा पैसे, ज्यादा अपने पास क्या है, पोजेस मोर एंड मोर वेल्थ, धन पावर, और अपने पास थिंग्स, ये ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहता है, रखना चाहता है। हाउ डज अमांडा बिहेव इन द पोएम थ्रोट, यानी अमांडा कैसा व्यवहार करती है, तो अमांडा देखो, अमांडा इज नॉट सिटिंग प्रॉपरली, अमांडा वो सही तरीके से नहीं बैठती है। सी इज बाइटिंग हर नेल्स, अपने नाखून खाती है, चबाती है। सी इज बेंडिंग हर अपर बॉडी फॉरवर्ड एंड रेजिंग हर बैक एंड हर शोल्डर्स, और वो झुक कर बैठती है, अपने कंधे उचकाती है, वो सारी बातें इसमें होती है भाई। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द थीम ट्रीज, यानी जो मुख्य विचार है कविता का द ट्रीज का वो क्या है, तो उसकी बात करें द पोएम टेल्स अबाउट द सेल्फिश मोटिव्स ऑफ मैन, यानी अपने जो व्यक्ति है अपने सेल्फिश के लिए, अपने आप के लिए क्या करता है। ऑन द वन हैंड ही इज गोइंग टू कटिंग ट्रीज एंड ऑन द अदर हैंड ही इज डेकोरेटिंग हिज हाउस विथ प्लांट्स, यानी कहने का मतलब इंसानों की आदत दिखा रही है भाई ये पोएम, कि एक तरफ तो जंगलों को काटे जा रहा है, दूसरी तरफ अपने घरों में लाकर पेड़ों को सजा रहा है, बस यही तो बात है, ये बात बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी पोइट्री से आने वाला है, एक प्रश्न करना है, दो में से 60 शब्दों में करना है। तो देखो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी, एन ग्रेगरी जो पोएम है उसकी थीम क्या है, मुख्य विचार क्या है, तो बताते हैं। द पोएट यूजेस एन एन्स ब्यूटी टू शो हाउ सोसाइटी वैल्यूज अपीयरेंस, कवि जो है वो एन की सुंदरता को दिखाता है भाई, और वो ये बताता है कि जो सोसाइटी है वो सुंदरता के प्रति कितनी आकर्षित होती है, यही तो बात थी उसमें। दो एन इज ब्यूटीफुल, यद्यपि एन है वो बहुत ही सुंदर है, द स्पीकर सजेस्ट हर ट्रू वर्थ कम्स फ्रॉम विथ इन, और वो भी अपने पास जो ऑथर है, अपने पास कौन है स्पीकर बोलने वाला, वो भी यही सुझाव देता है। इनर क्वालिटीज अट्रैक्ट रियल लव, जबकि वो उसकी मान्यता यह है कि जो इनर यानी आंतरिक सुंदरता है वो प्रेम को आकर्षित करती है। द पोएम टीच दैट ब्यूटी फेड्स बट कैरेक्टर लास्ट्स, कविता बताती है कि सुंदरता जा सकती है, चरित्र हमेशा रहता है भाई।
इट इंक्रीजेस एन फॉर टू फोकस ऑन हर इनर सेल्फ। और ये कविता जो एन अपने पास कौन है, एन ग्रेगरी, उसको आंतरिक सुंदरता के लिए बढ़ावा देती है, नॉट जस्ट हर लुक्स, वो केवल अपने लुक्स के लिए नहीं करती है। यही बात अपनी एन ग्रेगरी करती है स्पीकर से, ये हो जाता है। इसके बाद में बात करें, व्हाट डज द पोइट वांट टू गिव मैसेज थ्रू द पोएम द बॉल पोएम। द बॉल पोएम से क्या मैसेज देना चाहता है कवि? तो द पोइट want to give message though through the poem that loss is a part of life। यानी कवि ये मैसेज देना चाहता है कि खोना जीवन का एक अभिन्न अंग है, एंड वी मस्ट लर्न टू हैंडल इट, और हमें इसको हैंडल करना सीखना चाहिए। When we lose something for the first time, जब हम पहली बार कुछ चीज खो देते हैं, we feel sad। ये शायद प्रश्न मैंने पहले करवा दिया भैया ना। In the poem, the body loses his ball and the boy loses his ball and feels upset. The poet could buy him another ball, but he wants the boy to learn that loss is a part of life। ये प्रश्न अपना रिवाइज हो चुका है, तो इसकी जगह दूसरा करवाएंगे अगले पेपर में भी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? वो कहता है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको क्या करना है, दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तीन में से, है ना। और ये किससे होंगे? ये आपके पास फुटप्रिंट विदाउट फीट से होने वाले हैं। व्हाई डज मिसेस पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी? ये अपने पास उस कुत्ते की जो ठीक होता है वो, उसको ये क्यों कहती है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्यों कहती है? तो देखो, मिसेस पंपरीज पेट डॉग ट्रिकी इज हॉस्पिटलाइज्ड एट सर्जरी ऑफ द वेटनरी सर्जन। सर्जन एक साथ है ये सर्जन एक साथ है। मिस्टर हैरियट इन 2 weeks ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथे हार्ड मसल्ड एनिमल, देयरफॉर शी थिंक्स सो। इसलिए वो ऐसा सोचती है। और ये प्रश्न अपनी जो मैंने क्लास अपलोड कर रखी है ना, कौन सी, वन शॉट क्लास फुटप्रिंट विदाउट फीट की, जिसमें मैंने सारे प्रश्न करवाए हैं ऑल चैप्टर्स के A to Z क्वेश्चंस, सारे एमसीक्यूज, सारे पीवाईक्यूज है वो मैंने वहां पे करवा रखे हैं, तो उसमें देख लेना। ये थोड़ा छोटा रह गया प्रश्न यहाँ पे। What does he say about the different reactions of the people when they are robbed? अपने ये प्रश्न उससे है थिप्स स्टोरी से, और वो पूछ रहा है कि अपने पास जब चोर, ये वो उस कहानी से है जब वो अपने पास हरि सिंह जो अपने पास विभिन्न प्रकार के लोगों को चोर लूटता है तो कैसे रिएक्शन देते हैं, उससे है। तो क्या है? द ग्रीडी मैन शोज फियर, लालची लोग है वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोज एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। एंड द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी स्वीकार कर लेता है, हो गया तो हो गया। Some show sadness not for the loss of the money but for the loss of trust। कुछ अपने पास क्या है, दुख दिखाते हैं ट्रस्ट खोने के लिए, पैसे के लिए नहीं रहे। Why does मिसेज हॉल find the scientist centric? वैज्ञानिक जो मिसेज हॉल है उसको वैज्ञानिक जो था वो अजीब क्यों लगा? तो देखो, मिसेज हॉल finds the साइंटिस्ट centric because of his strange habit. She makes every effort to be friendly with the scientist, but he does not want to be disturbed in his work. He has an irritable temper, इसलिए कहा था भाई उसने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रश्न करना है दो में से, किससे आएगा? फुटप्रिंट विदाउट फीट से आने वाला है। हाउ डिड ओजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स? ओजेबल है मैक्स से कैसे छुटकारा पाता है? प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन उत्तर तो सेम ही रहेगा ना। मैक्स राइवल एजेंट, मैक्स कौन था? एक विरोधी एजेंट था। इंटर्ड ओजेबल्स रूम, वो ओजेबल के कमरे में प्रवेश कर जाता है यूजिंग पास की एक डुप्लीकेट चाबी से। ही थ्रेटन्ड टू शूट ओजेबल इफ ही डिडंट हैंड ओवर द रिपोर्ट टू हिम। अगर मैक्स उसको चेतावनी देता है, अगर वो उसे रिपोर्ट नहीं देता तो वो उसे शूट कर देगा। टू गेट रिड ऑफ हिम ऑफ मैक्स, ओजेबल क्रिएटेड ए फॉल्स स्टोरी अबाउट ए बालकनी। ये बालकनी के बीच में स्पेस नहीं है भाई। हाँ, बीइंग अटैच्ड टू द हिज रूम, मैक्स जंप्ड आउट ऑफ द विंडो टू एस्केप द पुलिस एज देयर वाज नो बालकनी। ही फेल टू द ग्राउंड फ्लोर, और वो सीधे ग्राउंड फ्लोर पे गिर जाता है। इस प्रकार से उसने छुटकारा पा लिया था। इसके बाद में बात करें तो कौन सा आता है? इसके बाद में आता है वाई वॉज, ये वाज एक ये नहीं है भाई, है ना। वाई वॉज ग्रिफिन वेंडिंग नेक्ड इन द चिल जनवरी? जनवरी की कड़कती ठंड में ग्रिफिन है वो नग्न अवस्था में क्यों घूम रहा था? क्योंकि वो अपने पास उसमें घुस गया था ना स्टोर में। देखो, ग्रिफिन एंटर्ड ए बिग लंदन स्टोर सीक्रेटली टू गेट सम वार्मथ, कुछ गर्मी पाने के लिए वो वहां पे घुस जाता है। ही फाउंड क्लोथ्स एंड द शूज फॉर हिमसेल्फ, उसको शूज वगैरह मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं। एंजॉयड फूड एंड सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ द क्विल्स, और कंबलों के ढेर पे सो भी जाता है। ग्रिफिन डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द बिग लंदन स्टोर व्हेन ही सॉ द असिस्टेंट अप्रोचिंग। अब वो जल्दी नहीं उठ पाया भाई सुबह, तो वो उसने देखा असिस्टेंट्स आ रहे हैं। ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन, उसने भाई कष्ट में भागने की कोशिश की।
देन द चेस्ट हिम, फिर वो उसका पीछा करते हैं। ही वॉज एबल टू escape ओनली बाय क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, अब केवल वो अपने नए कपड़े जो उसे मिले थे उनको उतार कर ही बच सकता था, इसलिए उसे सारे कपड़े उतारने पड़े। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो आपके पास होने वाला है किससे संबंधित है, वो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये किससे आएंगे, ये आपके पास फुटप्रिंट विदाउट फिट से आएंगे। तो ये भी मैंने करवा रखी है अपनी क्लास में वन शॉट में, तो वो देख सकते हो आप लोग। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, क्या है प्रश्न। वेन वाज ए ट्रिकी ब्रॉट बैक बाय मिसेज पंपरी, मिसेज पंपरी के द्वारा ट्रिकी को वापस कब लाया गया घर पे, 15 दिन बाद लाया गया भाई। आफ्टर मंथ, आफ्टर ये रहा आफ्टर 15 डेज, है ना, याद रखना। व्हाट डिड अनिल गिव हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को क्या दिया, ए की टू डोर द, हाँ टू द डोर, एक डुप्लीकेट एक दूसरी चाबी दे रखी थी दरवाजे की। इसके बाद फाउलर बाज, फाउलर कौन था भाई, रोमांटिक राइटर है, स्पाई है, वेटर और नेबर, आप पक्का स्पाई कर दोगे इसको, 100% स्पाई कर दोगे। नहीं, उसे अगर राइटर आ जाए अकेला तो बहुत अच्छी बात है, अगर रोमांटिक राइटर आ जाए तो आप ये करोगे रोमांटिक राइटर था यानी रोमांचित कहानियां लिखता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के लेखक कौन है, तो वो आपके पास विक्टर कैनिंग है भाई, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आंसर। व्हाट वाज द एक्चुअल वर्थ ऑफ द नेकलेस, वो जो नेकलेस उसने खरीदा था मेटिल्डा ने, मेटिल्डा और लॉयजेल ने, उसकी वास्तविक कीमत क्या थी, जो खोया था उसने भाई, सॉरी खोया जो था ना उसकी कीमत कितनी थी, तो उसकी कीमत थी 500 फ्रैंक्स थी ओनली, है ना, एक्चुअल वर्थ ऑफ द। और अगर अपने पास पूछे कि कितने में खरीदा, उन्होंने 36,000 में खरीदा था भाई। ये अपने पास आ जाता है अपने जो क्वेश्चन में अपना जो चैप्टर है कौन सा, नेकलेस, उसमें है भाई। और अभी आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसमें से आपकी क्विटी, यानी कहने का मतलब आज हमने क्या है, हम अपना जो दूसरा पेपर है मॉडल पेपर यानी प्री बोर्ड नंबर 2 है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। और ये जो दोनों पेपर हैं वो बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। अभी तो अपने 3 मॉडल पेपर और बाकी हैं, यानी 3 प्री बोर्ड अभी भी बाकी है। तो आज की क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।